एपिसोड 11 खुलासा और पहला आलिंगन। स्टडी रूम के अंदर इस वक्त हवा पूरी तरह जम चुकी है। टेबल पर रखे उस लिफाफे से जैसे कोई अदृश्य बारूद की महक आ रही हो। अनिकेत अपनी कुर्सी पर बैठा है, उसकी पैनी और ठंडी निगाहें कभी उस लिफाफे पर जाती हैं और कभी नैना के चेहरे पर टिक जाती हैं। उसने जिंदगी में कभी किसी से डर का अनुभव नहीं किया था, लेकिन इस वक्त नैना की आंखों में जो स्थिरता और बेखौफ अंदाज था, उसने अनिकेत के भीतर एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। अनिकेत धीरे से अपनी कुर्सी से उठता है। उसका लंबा कद और उसका रौब कमरे के तापमान को और गिरा देता है। वो बिना लिफाफे को छुए अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में पूछता है, यह क्या है, नैना? और इतनी सुबह सुबह इस कमरे में आकर इस तरह की नौटंकी करने का मकसद क्या है तुम्हारा? नैना अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। वो अपनी जगह पर पूरी मजबूती से खड़ी रहती है और बहुत शांत स्वर में जवाब देती है, नौटंकी नहीं है अनिकेत, सच्चाई है। ये वो लिफाफा है जो कल रात विक्रम और दमयंती ने मेरे कमरे के बाहर इसलिए गिरवाया था ताकि सुबह होते ही मैं इसे देखूं, तुम पर शक करूं और हमारे बीच आग लग जाए। अनिकेत की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसका गुस्सा अब सुलगने लगा है। विक्रम, इसका मतलब तुम विक्रम की लाई हुई किसी चाल को लेकर सीधा मेरे पास आ गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इन घटिया साजिशों से अनजान हूँ? नैना आगे बढ़ती है और उस लिफाफे को खुद खोलकर उसके अंदर के दस्तावेज और पुरानी तस्वीर अनिकेत की टेबल पर रख देती है। वो सीधे अनिकेत की आंखों में देखती है, उसके स्वर में एक अजीब सी नरमी और अपनापन भूल जाता है। मुझे पता है कि तुम इन साजिशों से अनजान नहीं हो अनिकेत, पर तुम ये भूल रहे हो कि विक्रम और दमयंती तुम्हें हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे चाहते थे कि मैं इस कागजात को देखकर तुमसे सवाल करूं, तुमसे लड़ूं और कमजोर पड़ जाऊं। पर वे ये भूल गए कि नैना शक करने नहीं, तुम्हारा हर शक मिटाने आई है। अनिकेत की नज़र उन कागज़ों पर पड़ती है। वो तस्वीर और उस पर लिखे पुराने समझौते के शब्द उसकी आंखों के सामने आते ही उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठता है। वो कागजात उसके अपने खानदान के इतिहास और उस काले सच से जुड़े थे जिसे उसके ही अपनों ने उसे कमजोर करने के लिए हथियार बनाया था। अनिकेत की मुट्ठी कसकर भींच जाती है, उसकी नसें तन जाती हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में दहाड़ता है, विक्रम, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे ही घर के पुराने जख्मों को कुरेदकर मेरे खिलाफ साजिश रचे। अनिकेत का ये भयंकर रूप देखकर कोई भी सामान्य इंसान सहमकर पीछे हट जाता, लेकिन नैना पीछे नहीं हटती। वो सीधे अनिकेत के पास जाती है, बिना एक पल गंवाए अपने दोनों हाथों से अनिकेत के गुस्से से कांपते हुए मजबूत कंधों को थाम लेती है। वो बहुत ही प्यार और दृढ़ता से कहती है, गुस्सा मत करो अनिकेत। यही तो वो चाहते हैं कि तुम अपना आपा खो बैठो और कोई गलत फैसला ले लो। तुम अनिकेत प्रताप सिंह हो। दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है, तो फिर इन छोटी मोटी साजिशों से तुम्हारा दिल क्यों डगमगा रहा है? अनिकेत का वो पत्थर जैसा दिल, जो आज तक किसी के आगे नहीं पिघला था, नैना के इन दो शब्दों और उसके इस स्पर्श से अचानक जैसे भरभरा कर टूट जाता है। उसके भीतर का पूरा अहंकार, उसका सारा गुस्सा और उसकी वो अकेली दुनिया एक ही पल में बिखर जाती है। अनिकेत अपनी पलकें झुकाता है और फिर बिना कुछ सोचे अपनी दोनों मजबूत बाहों से नैना को अपनी छाती से कसकर भींच लेता है। यह अनिकेत की जिंदगी का वो पहला पल था जब उसने अपनी सारी ताकत और जिद को छोड़कर किसी को इस तरह अपनी बाहों में पनाह दी थी। नैना की सांसें अनिकेत के सीने से लगकर थम जाती हैं। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और वो भी अपनी दोनों बाहें अनिकेत की कमर के चारों तरफ लपेटकर खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर देती है। बाहर खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें स्टडी रूम के अंदर आ रही हैं और उस रोशनी के बीच दुनिया के सबसे निर्दयी इंसान और उसकी सबसे बड़ी दीवानी का ये पहला मिलन इतिहास बन जाता है। ठीक उसी वक्त स्टडी रूम के बाहर दरवाजे की ओट में खड़े होकर विक्रम और दमयंती जब इस दृश्य को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रम गुस्से से अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाता है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सोचा था कि वो कागजात देखकर अनिकेत उस लड़की को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है।
दमयंती का चेहरा गुस्से और नफरत से पीला पड़ चुका है। वो अपनी लाठी को कसकर जमीन पर पटकती है और दांत पीसकर कहती है, हमने अनिकेत की ताकत को तो पहचाना, पर उस लड़की की चाल को कम आंक लिया। अब खेल और भी ज्यादा खतरनाक होगा। विक्रम। एपिसोड 12। महारानी का नया वार और बदला माहौल। स्टडी रूम के उस कोरे सन्नाटे में खिड़की से आती धूप दोनों के शरीर की गर्मी और दिलों की धड़कनों को महसूस कर रही थी। अनिकेत की मजबूत बाहें नैना को ऐसे घेरे हुए थीं मानो वो इस दुनिया की हर बुरी नज़र से उसे हमेशा के लिए छुपा लेना चाहता हो। नैना ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसके होठों पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जिसके लिए उसने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई थीं। कुछ पल के लिए जैसे वक्त वहीं थम गया था। फिर अनिकेत ने अपनी सांसों को थोड़ा काबू किया, अपनी पकड़ को हल्का करते हुए नैना को खुद से थोड़ा अलग किया। उसने नैना के चेहरे पर आए आंसुओं को अपने अंगूठे से धीरे से पोंछा। उसकी आंखों में अब वो क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा असमंजस और अपनेपन की हल्की सी चमक थी। अनिकेत ने बहुत ही भारी और धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, नैना। जानती हो ना कि विक्रम और दमयंती किस हद तक गिर सकते हैं। फिर भी तुम जानबूझकर उनके जाल में कूद पड़ी। नैना ने अपनी भीगी हुई पलकें उठाईं और अनिकेत की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, जानती थी, अनिकेत। पर यह भी जानती थी कि अगर मैं उस जाल में नहीं कूदती तो आपकी इस सल्तनत के पीछे छुपे सांप कभी बाहर नहीं आते। और वैसे भी आपके करीब आने के लिए अगर मुझे इस आग से भी गुजरना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और उन कागजों को उठाकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। उसके चेहरे पर अब एक खतरनाक ठंडी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत देती है। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में विक्रम गुस्से से पागलों की तरह कमरों में चक्कर काट रहा था। वो मेज पर रखी चीजों को उठाकर फेंक रहा था। विक्रम चिल्लाते हुए बोला, ताई जी, आपने देखा, वो कागजात उस लड़की के हाथ में जाने के बाद भी अनिकेत ने उसे भगाया नहीं, बल्कि उसे गले लगा लिया। हमारा सारा प्लान फेल हो गया। अब अनिकेत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हम पर हमला करेगा। दमयंती एक आरामदायक सोफे पर बैठी थीं। उनके हाथ में पूजा की माला थी, लेकिन उनके चेहरे के भाव किसी भयानक साजिश की गवाही दे रहे थे। उन्होंने अपनी माला रोकी, विक्रम की तरफ देखा और एक ठंडी, कुटिल हंसी हंसते हुए बोली, क्यों घबरा रहा है विक्रम? खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होगा। अनिकेत को अपनी ताकत पर घमंड है और उस लड़की पर भरोसा है। अगर हम उस भरोसे को ही चकनाचूर कर दें, तो अनिकेत खुद अपने हाथों से उस लड़की को इस हवेली से बाहर धकेल देगा। विक्रम ने चौंककर पूछा, मतलब आप क्या करने की सोच रही हैं, ताई जी? दमयंती ने अपनी लाठी को जमीन पर टिकाया और धीरे से बोली, कल प्रतापगढ़ में शहर के सबसे बड़े कारोबारियों और शाही घरानों की वार्षिक परिषद एनुअल काउंसिल मीटिंग है। वहाँ पूरा मीडिया होगा, शहर के बड़े बड़े मंत्री होंगे। हम उसी भरी सभा में उस लड़की के चरित्र और उसकी इस हवेली में मौजूदगी को ऐसा मुद्दा बनाएंगे कि अनिकेत चाहकर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की का साथ नहीं दे पाएगा। समाज के सामने अनिकेत का अहंकार और उसकी जिद दोनों घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। विक्रम के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान वापस लौट आई। उसने चैन की सांस ली और कहा, वाह ताई जी, इसे कहते हैं सटीक निशाना। कल उस भरी सभा में अनिकेत की ऐसी फजीहत होगी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगली सुबह प्रतापगढ़ का मुख्य शाही दरबार हॉल खचाखच भरा हुआ था। देश विदेश के जाने माने उद्योगपति, राजनेता, मीडिया के कैमरे और प्रतापगढ़ के सम्मानित नागरिक अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। ये साल की सबसे बड़ी मीटिंग थी, जहां प्रताप भवन के अगले फैसलों पर मुहर लगनी थी। दरवाजे पर एक लंबी ब्लैक रोल्स रॉयस आकर रुकी। अनिकेत प्रताप सिंह ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, पूरे हॉल में एक पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अनिकेत ने काले रंग का पारंपरिक शाही शेरवानी पहन रखा था। उसके चेहरे पर वो पुराना बर्फ जैसा रौब और बेहिसाब ताकत साफ झलक रही थी। उसके ठीक पीछे चंदू पंडित हाथ में फाइलें लिए चल रहा था, जिसके माथे पर आज फिर पसीना टपक रहा था।
अनिकेत आकर अपनी मुख्य शाही कुर्सी पर बैठ गया। उसके बगल वाली कुर्सियां खाली थीं। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे पर एक बार फिर हलचल हुई। सभी की निगाहें उधर घूम गईं। नैना राठौर हॉल के अंदर दाखिल हुई। उसने लाल और सुनहरे बॉर्डर वाली एक बेहद खूबसूरत भारी सिल्क साड़ी पहन रखी थी। गले में हीरों का हार और चेहरे पर वही बेखौफ अड़ियल मुस्कान थी। उसने किसी की परवाह किए बिना सीधे वीआईपी रो की तरफ कदम बढ़ाया और जाकर अनिकेत की ठीक बगल वाली खाली कुर्सी पर आराम से बैठ गई। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यह अनजान लड़की आखिर कौन है जो अनिकेत प्रताप सिंह के बराबर में आकर बैठ गई है। विक्रम और दमयंती पहली पंक्ति में बैठे थे। विक्रम ने ताई जी की तरफ देखा और अपनी गंदी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, आ गई अपनी मौत आप। अब शुरू होगा असली तमाशा। दमयंती ने अपनी जगह से खड़े होकर माइक संभाला, अपने चेहरे पर एक झूठी पारिवारिक चिंता का नाटक लाया और पूरे हॉल की तरफ देखकर ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया, प्रिय मेहमानों और भाइयों, आज इस सभा में बैठने से पहले मुझे एक परिवार के बड़े होने के नाते एक बहुत ही कड़ा और शर्मनाक सच इस प्रतापगढ़ के सामने रखना है। हॉल में बैठे सभी लोग सन्नाटे में आ गए। अनिकेत ने अपनी ठंडी और पैनी नजरें दमयंती पर टिका दी और उसके माथे पर गुस्से की एक गहरी लकीर खींच गई। एपिसोड 13, शाही सभा का हंगामा और खुलावार। शाही दरबार हॉल में दमयंती की इस अचानक घोषणा से एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मीडिया के कैमरों के फ्लैश तुरंत दमयंती की तरफ घूम गए और पत्रकारों के बीच कानाफूसी तेज हो गई। अनिकेत अपनी मुख्य शाही कुर्सी पर पूरी तरह शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में सुलगता हुआ गुस्सा इस बात की गवाही दे रहा था कि अगर दमयंती ने कोई भी ऐसी वैसी बात कही जो उसकी सीमा से बाहर हो, तो अंजाम भयानक होगा। दमयंती ने अपने चेहरे पर एक झूठी लाचारी और परिवार की इज्जत का ढोंग ओढ़ते हुए माइक के सामने बोलना जारी रखा, आप सब जानते हैं कि प्रतापगढ़ का यह इतिहास, ये राजगाड़ी और यह मर्यादा सदियों पुरानी है। हमारे बुजुर्गों ने इस सल्तनत को खून पसीने से सींचा है, पर आज इसी हवेली की चारदीवारी के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी इस प्रतिष्ठा पर कालिख पोत रहा है। हॉल में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी दमयंती ने अपनी उंगली सीधे नैना की तरफ उठाए और ऊंचे स्वर में कहा, ये लड़की नैना राठौर बिना किसी पारिवारिक रिश्ते के, बिना किसी सामाजिक अनुमति के, हमारे खानदान के मुख्य वारिस अनिकेत प्रताप सिंह के साथ इस तरह रह रही है जैसे यह इस हवेली की मालकिन हो। आज मैं इस भरी सभा में प्रतापगढ़ के सभी गणमान्य लोगों और मीडिया के सामने ये सवाल पूछती हूँ कि क्या अनिकेत अपने निजी स्वार्थ और जिद के लिए इस खानदान की परंपराओं को दांव पर लगा रहा है। हॉल में हंगामा मच गया। पत्रकारों ने अपने माइक आगे कर दिए और फुसफुसाहट शोर में बदलने लगी। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा अंदर ही अंदर मजे ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इस बार अनिकेत के पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। या तो उसे समाज के सामने झुकना होगा या फिर नैना को सबके सामने नीचा दिखाना होगा। चंदू पंडित पीछे खड़े खड़े अपना माथा पीट रहा था और बुदबुदाता हुआ कह रहा था, हे भगवान, इन बुढ़िया मैडम ने तो सीधे न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। अब मालिक का पारा 7वें आसमान पर पक्का फटेगा। नैना ने अपनी जगह से जरा भी हलचल नहीं की। उसने न तो अपनी निगाहें झुकाईं और न ही उसके चेहरे पर कोई घबराहट आई। वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी रही, बस उसके होठों पर एक हल्की सी उपहास भरी मुस्कान तैर गई। वो जानती थी कि दमयंती का ये वार सिर्फ उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि अनिकेत के अहंकार को तोड़ने के लिए था। अनिकेत ने धीरे से अपनी जगह से उठना शुरू किया। उसका लंबा कद, उसके कंधे पर पड़ी शाही शेरवानी और उसके चेहरे का वो खौफनाक सुकून देखकर हॉल का शोर धीरे धीरे अपने आप थमने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। अनिकेत ने अपना माइक अपनी तरफ खींचा। उसकी भारी, गहरी और गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में इस तरह गूंजी कि सबकी सांसें थम गईं। अनिकेत ने ठंडी और पैनी नजरों से पहले दमयंती को देखा, फिर विक्रम पर नजर डाली और अंत में हॉल में बैठे सभी बड़े उद्योगपतियों और पत्रकारों को देखते हुए कहा, परंपराओं की बात आप कर रही हैं, ताई जी। वाह,
बहुत खूब। वही परंपराएं जिनकी आड़ में आप और आपका पोता इस प्रतापगढ़ की राजगाड़ी को हथियाने के लिए खून खराबे की साजिशें रच रहे थे। दमयंती के चेहरे का रंग एक सेकंड के लिए उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, अनिकेत, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं खानदान की इज्जत की बात कर रही हूँ और तू। अनिकेत ने हाथ के इशारे से दमयंती को बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में अब वो सर्द गुस्सा था जो किसी को भी जमा सकता था। इज्जत की परिभाषा मत सिखाए मुझे, ताई जी। जिस हवेली की इज्जत की दुहाई आप आज इस मीडिया के सामने दे रही हैं, उसी हवेली के तहखाने में बैठकर कल विक्रम ने मेरी पीठ पीछे क्या क्या षड्यंत्र रचे हैं, उसके सारे डिजिटल सबूत और गवाह इस वक्त मेरी जेब में रखे हैं। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो इस प्रतापगढ़ की सड़कों पर आपका सिर उठाने लायक कोई जगह नहीं बचेगी। हॉल में बैठे लोगों के होश उड़ गए। विक्रम का चेहरा गुस्से और डर से नीला पड़ गया। वो अपनी कुर्सी से उठकर चीखा, झूठ बोल रहा है ये। अनिकेत अपनी गलती छिपाने के लिए हम पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। अनिकेत ने एक भी सेकंड गंवाए बिना अपनी पैनी नजर विक्रम पर गाड़ी और दहाड़ते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो विक्रम। तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। फिर अनिकेत ने पूरे हॉल की तरफ देखा, माइक के सामने सीधा खड़ा हुआ और एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनिकेत ने स्पष्ट और अटल शब्दों में कहा, रही बात मिस नैना राठौर की, तो सुन लीजिए आप सब, और अच्छी तरह कान खोलकर सुन लीजिए। ये लड़की इस हवेली में किस हैसियत से है, यह मेरा निजी मामला है। लेकिन आज इस भरी सभा में, इस प्रतापगढ़ के इतिहास के सामने मैं ये ऐलान करता हूँ, नैना इस प्रताप भवन की मेहमान नहीं, बल्कि इस सल्तनत की होने वाली मल्लिका है। अगर किसी को मेरी इस बात से या इस फैसले से कोई आपत्ति है, तो वो अभी और इसी वक्त इस हॉल से बाहर जा सकता है। पूरा हॉल सन्न रह गया। मीडिया के कैमरे अनिकेत और नैना पर टिक गए। नैना ने अपनी पलकें उठाकर अनिकेत की तरफ देखा, उसकी आंखों में खुशी और प्यार के अनकहे समंदर उमड़ पड़े थे। अनिकेत ने सबके सामने उसे वो मुकाम दे दिया था जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। विक्रम गुस्से से पागल हो चुका था। वो अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेलता है, जिससे वो गिर जाती है, और बिना एक शब्द बोले गुस्से में आग बबूला होकर हॉल से बाहर निकल जाता है। दमयंती भी अपनी लाठी पटकते हुए कांपते शरीर के साथ पीछे पीछे निकल जाती है। उनकी साजिश उन्हीं के मुंह पर एक जोरदार तमाचे की तरह आकर गिरी थी। एपिसोड 14, तूफान के बाद का सन्नाटा और सुलगती चिंगारी। शाही दरबार हॉल से विक्रम और दमयंती के इस तरह अपमानित होकर निकलने के बाद पूरा माहौल शांत हो गया था, लेकिन वह शांति किसी बड़े बवंडर से पहले की खामोशी जैसी थी। मीडिया के कैमरों के फ्लैश अभी भी अनिकेत और नैना पर चमक रहे थे। अनिकेत ने जिस बेबाकी से नैना को अपनी सल्तनत की मल्लिका घोषित किया था, उसने प्रतापगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। कुछ ही पलों में सभा समाप्त हो गई और मेहमान धीरे धीरे फुसफुसाते हुए हॉल से बाहर जाने लगे। अनिकेत अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर अभी भी वही बर्फ जैसा सख्त और गंभीर भाव था। उसने नैना की तरफ देखा, जो अपनी कुर्सी से उठी और मुस्कुराते हुए अनिकेत के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। नैना की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो जीत की चमक थी, जो उसने अनिकेत के साथ मिलकर हासिल की थी। नैना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस्टर प्रताप सिंह, आपने भरी सभा में मुझे अपनी मल्लिका तो घोषित कर दिया है। क्या अब इस फैसले पर कोई वीटो पावर या अपील बाकी है? अनिकेत ने अपनी पैनी नजरों से नैना को देखा, फिर उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। अनिकेत ने अपनी भारी आवाज में कहा, अदालत मेरी है और फैसला भी मेरा ही चलेगा, नैना। पर तुमने आज हद पार कर दी। तुम्हें इस तरह भरी सभा में आने की क्या जरूरत थी? नैना ने अपनी गर्दन थोड़ी तिरछी की और आत्मविश्वास से भरकर बोली, जब शेर खुद मैदान में उतरा हो, तो उसकी शेरनी पीछे कैसे बैठ सकती है? खैर, जो भी हो, आज विक्रम और दमयंती की अकड़ हमेशा के लिए टूट चुकी है। नैना की यह बात सुनकर अनिकेत की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। उसने मुड़कर खाली हो चुके हॉल के दरवाजे की तरफ देखा और कहा,
अकड़ टूटी जरूर है नैना, पर वो खत्म नहीं हुई। विक्रम और दमयंती वो सांप हैं जो मरने से पहले सबसे खतरनाक डंक मारते हैं। हमें अभी और सतर्क रहना होगा। दृश्य बदलकर प्रताप भवन के सबसे अंधेरे और सुनसान कोने यानी तहखाने में पहुंचता है। बाहर शाम ढलने लगी है और तहखाने के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान जैसा डरावना लग रहा है। विक्रम गुस्से से पागलों की तरह टेबल पर रखी कांच की बोतलों को तोड़ रहा है। उसके हाथ से खून की हल्की बूंदें टपक रही हैं, लेकिन उसके शरीर के दर्द से ज्यादा उसके दिल की जलन उसे जला रही थी। विक्रम चिल्लाते हुए दहाड़ता है, सब खत्म हो गया ताई जी, सब खत्म। उस अनिकेत ने आज सबके सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उसने उस लड़की को इस प्रतापगढ़ की मल्लिका बना दिया। अब हमारे पास इस हवेली में रहने का कोई हक नहीं बचा। दमयंती एक पुराने लकड़ी के बक्से पर बैठी थीं। उनके हाथ में एक पुरानी, धूल से सनी हुई डायरी थी। उनके चेहरे पर अब कोई घबराहट या निराशा नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक और शैतानी अंधकार था जो किसी भी इंसान की रूह कंपा सकता था। दमयंती ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटका और एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोली, तू क्यों रो रहा है बच्चे? खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब असली रूप में शुरू होगा। विक्रम ने अपनी लाल आंखें उठाकर दमयंती की तरफ देखा और हकलाते हुए पूछा, आप क्या कह रही हैं ताई जी? अब हमारे पास क्या बचा है? दमयंती ने उस पुरानी डायरी को खोला जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी का एक पन्ना विक्रम के सामने करते हुए कहा, अनिकेत अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका है और उस लड़की के प्यार में कमजोर पड़ चुका है। वो भूल गया है कि प्रतापगढ़ की इस राजगढ़ी पर सिर्फ अनिकेत का हक नहीं है। इस सल्तनत के नियमों के मुताबिक अगर खानदान का मुख्य वारिस किसी ऐसे रास्ते पर चले जो कुल की मर्यादा के खिलाफ हो, तो पंचायत और पुराने विधान के तहत उसे इस गद्दी से बेदखल किया जा सकता है। विक्रम की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने जल्दी से पूछा, कैसा विधान ताई जी? जल्दी बताइए। दमयंती के चेहरे की कुटिल मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कल पूर्णिमा की रात है और प्रतापगढ़ के पुराने किले में पुश्तैनी पंचायत बैठने वाली है। अगर हम उस पंचायत के सामने अनिकेत और उस लड़की के खिलाफ वो सबूत पेश कर दें जो इस खानदान के खून और असूलों को चुनौती देता है, तो अनिकेत को अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ेगी और उस लड़की को इस हवेली से लाश बनाकर बाहर निकलना होगा। एपिसोड 15, पूर्णिमा की रात और पुश्तैनी पंचायत। प्रतापगढ़ के आसमान पर आज पूर्णिमा का पूरा चांद निकला हुआ है, जिसकी चांदनी पुरानी हवेली और उसके खंडहरनुमा पुश्तैनी किले पर एक रहस्यमय सन्नाटा फैला रही है। रात के 12 बज चुके हैं। प्रतापगढ़ के इतिहास में जब भी पूर्णिमा की रात को पुश्तैनी किले में पंचायत बैठती थी, तो अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। ये वो जगह थी जहां खानदान के पुराने नियम, कायदे और मौत के फैसले तय होते थे। किले के विशाल और अंधेरे हॉल में बड़े बड़े पत्थरों के खंभे खड़े हैं। बीच में आग की एक बड़ी सी मशाल जल रही है, जिसकी लाल पीली लपटें दीवारों पर नाच रही हैं। पंचायत के 4 बुजुर्ग और पुराने दरबारी गंभीर चेहरों के साथ भारी पत्थरों की कुर्सियों पर बैठे हैं। उनके ठीक सामने विक्रम और ताई दमयंती खड़े हैं। विक्रम के चेहरे पर एक खौफनाक सुकून है, क्योंकि उसे लगता है कि आज रात उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा और राजगाड़ी दोनों वापस मिल जाएंगी। उसी वक्त किले के भारी लोहे के दरवाजे एक भयानक आवाज के साथ खुलते हैं। हॉल का तापमान अचानक और ज्यादा गिर जाता है। अनिकेत प्रताप सिंह अपनी पूरी शान और रौब के साथ अंदर कदम रखता है। उसने काले रंग का लंबा कोट पहन रखा है और उसकी ठंडी पैनी आंखें सीधे पंचायत के बुजुर्गों पर टिकी हैं। अनिकेत के ठीक पीछे नैना चल रही है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, बल्कि एक गहरी अड़ियल खामोशी है जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार बैठी है। किले के एक कोने में खड़ा चंदू पंडित अपने दांत किटकिटाते हुए बबली से फुसफुसाता है, बबली बेटा, आज तो लगता है भगवान भी हमारी छुट्टी कर देंगे। ये पुश्तैनी किले वाले बूढ़े भूत पक्का कोई खतरनाक फैसला सुनाएंगे। बबली उसे चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन उसकी अपनी सांसें भी अटकी हुई हैं।
अनिकेत आकर पंचायत की मुख्य मेज के सामने रुकता है। वो बिना किसी डर या झिझक के अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में पूछता है, आधी रात को इस पुश्तैनी किले में ये पंचायत क्यों बुलाई गई है, बुजुर्गों? और किस हक से मेरे पीठ पीछे इस तरह के ड्रामे रचे जा रहे हैं? पंचायत के सबसे बुजुर्ग और मुखिया बाबा भैरवनाथ ने अपनी सफेद लंबी दाढ़ी सहलाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, बैठ जाओ अनिकेत प्रताप सिंह। ये पंचायत तुम्हारी किसी बगावत को सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस प्रतापगढ़ की सदियों पुरानी मर्यादा और विधान की रक्षा के लिए बैठी है। तभी दमयंती आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक पुराना लाल लिफाफा है। वो अपनी लाठी को जमीन पर पटकते हुए चीखती है, मर्यादा की बात ही करने आए हैं हम, भैरवनाथ जी। ये लड़का अनिकेत अपनी ताकत और अहंकार के नशे में अंधा हो चुका है। इसने न सिर्फ हमारे खानदान के नियमों को तोड़ा है, बल्कि एक बाहरी अजनबी लड़की को अपनी सल्तनत की मल्लिका बनाने का ऐसा पाप किया है जो इस कुल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। विक्रम तुरंत आग में घी डालते हुए आगे आता है और पंचायत के बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़कर कहता है, बाबा आप ही बताइए, क्या एक कंसल्टेंट, एक मामूली लड़की के लिए अनिकेत हमारी पुश्तैनी राजगाड़ी और इस खानदान के खून के अधिकारों को दांव पर लगा सकता है? अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो प्रतापगढ़ की आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। हॉल में बैठे सारे बुजुर्ग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका है। विक्रम और दमयंती की आंखें चमक रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका यह वार सीधा निशाने पर लगा है। अनिकेत अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की, ठंडी और खतरनाक मुस्कान तैर जाती है। वो बिना एक पल गनवाए अपनी पैनी नजरों से सीधे बुजुर्गों की तरफ देखता है और बहुत शांत लेकिन गूंजते हुए स्वर में कहता है, मर्यादा और विधान की दुहाई देने से पहले ताई जी, आप ये भूल गईं कि इस प्रतापगढ़ की राजगाड़ी को खून और पसीने से सींचा किसने है? अगर इस कुल का विधान ये कहता है कि अपनी सल्तनत और अपनों की रक्षा करने वाला वारिस अपराधी है, तो मुझे ऐसे विधान की एक एक ईंट उखड़ते हुए एक सेकंड भी नहीं लगेगा। नैना ने आगे बढ़कर अनिकेत का हाथ धीरे से अपने हाथ में थाम लिया। उसके स्पर्श से अनिकेत के भीतर का गुस्सा एक शांत ताकत में बदल गया। नैना ने सीधे पंचायत के बुजुर्गों की आंखों में देखते हुए कहा, विधान किताबों में लिखे कागजों से नहीं बनता, बुजुर्गों। अपनों की पीठ में खंजर घोंपने वाले साजिशकर्ताओं से बनता है। अगर फैसला इस हवेली के भविष्य का होना है, तो जरा इन दोनों से पूछिए कि कल रात इन्होंने कौन सा जहर घोला था। एपिसोड 16, खून का फैसला और आखिरी वार। पुश्तैनी किले के उस विशाल और ठंडे हॉल में जलती हुई मशाल की लपटें तेजी से फड़फड़ा रही हैं। बाबा भैरवनाथ ने अपनी भारी और कांपती हुई आवाज में नैना की बात काटते हुए कहा, लड़की, ये पंचायत प्रतापगढ़ के इतिहास और विधान पर चलती है, किसी के व्यक्तिगत इल्जामों पर नहीं। अनिकेत प्रताप सिंह ने खानदान की परंपरा को तोड़ा है और इसके लिए उसे इस पंचायत के सामने अपनी गद्दी और अपने अधिकारों का हिसाब देना होगा। हॉल में बैठे बाकी बुजुर्गों ने भी गंभीर मुहर लगाते हुए सिर हिलाया। विक्रम और दमयंती के चेहरे की शैतानी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई। विक्रम ने आगे बढ़कर तंज कसते हुए कहा, सुना तुमने अनिकेत, अब ना तो तुम्हारी अकड़ काम आएगी और ना ही ये लड़की तुम्हें बचा पाएगी। या तो अपनी मर्जी से इस राजगाड़ी को छोड़ दो या पंचायत के इस विधान के सामने घुटने टेक दो। अनिकेत ने विक्रम की तरफ एक ऐसी खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी नजर डाली कि विक्रम की हंसी तुरंत गले में ही अटक गई। अनिकेत ने अपने लंबे कोट के बटन को थोड़ा ठीक किया, अपनी बाहों को मोड़ा और बेहद शांत लेकिन बिजली जैसी कड़कती आवाज में कहा, घुटने टेकना अनिकेत प्रताप सिंह के खून में नहीं है, विक्रम। और रही बात इस गद्दी की, तो इसे मैंने भीख में नहीं, अपने बलबूते पर हासिल किया है। तभी दमयंती ने आगे बढ़कर वो पुराना लाल लिफाफा बाबा भैरवनाथ के हाथों में थमा दिया और बोली, बाबा, ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि अनिकेत ने मानसिक रूप से इस खानदान के असूलों को त्याग दिया है। विधान के मुताबिक इसे तुरंत पदच्युत किया जाए। बाबा भैरवनाथ ने वो लिफाफा खोला और उसके पन्नों को पलटने लगे। हॉल में सांसें थमी हुई थीं।
चंदू पंडित पीछे खड़े खड़े पसीना पोंछते हुए बुदबुदा रहा था, हे भगवान, आज तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। नैना ने एक पल भी गंवाए बिना अपनी जेब से वो फोन निकाला जिसमें बबली ने विक्रम और दमयंती की साजिश की सारी रिकॉर्डिंग कैद की थी। नैना ने फोन का स्पीकर ऑन किया और सीधे पंचायत के बीचों बीच रख दिया। हॉल के सन्नाटे में विक्रम और दमयंती की वो घिनौनी आवाज गूंज उठी। वो कागजात मैंने नैना के कमरे के बाहर रखवाया था। जब अनिकेत और नैना के बीच शक की आग भड़केगी तब हमारा खेल आसान हो जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरे किले में भूचाल सा आ गया। बुजुर्गों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। बाबा भैरवनाथ ने अपनी लाठी जोर से जमीन पर पटकी और दहाड़ते हुए कहा, ये क्या देख रहे हैं हम? अपनों ही घर को आग लगाने के लिए बाहरियों से साजिश रची गई। विक्रम और दमयंती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। विक्रम हकलाते हुए बोला, बाबा, ये झूठी आवाज है। ये उस लड़की की चाल है। अनिकेत ने एक ही झटके में आगे बढ़कर विक्रम की कॉलर दबोच ली और उसे हवा में उठा लिया। उसकी आंखों में ऐसा अंगारा था जो विक्रम को जिंदा जला सकता था। अनिकेत ने अपनी दहाड़ती हुई आवाज में कहा, अब झूठ बोलने के लिए तुम्हारे पास एक सेकंड भी नहीं बचा है, विक्रम। इस प्रतापगढ़ की मिट्टी पर खून बहाने की तुम्हारी इस हरकत की सजा आज इसी पंचायत में तय होगी। नैना ने आगे बढ़कर अनिकेत का हाथ थामा और बहुत प्यार से कहा, इन्हें सजा कानून और यह पंचायत देगी। अनिकेत, हमारा मकसद इन्हें हराना नहीं बल्कि इस परिवार को इन गिद्धों से बचाना था। अनिकेत ने विक्रम को गुस्से में जमीन पर पटक दिया। विक्रम और दमयंती बुरी तरह कांपते हुए पीछे हट गए। बाबा भैरवनाथ ने अपनी मुहर लगाते हुए कड़े शब्दों में फैसला सुनाया, विक्रम और दमयंती को इस प्रतापगढ़ की सीमा से आज ही और अभी हमेशा के लिए देश निकाला दिया जाता है। और अनिकेत प्रताप सिंह, ये गद्दी तुम्हारी थी, है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। किले की दीवारों के बीच अनिकेत की भारी जीत की गूंज फैल गई। नैना ने मुस्कुराते हुए अनिकेत की तरफ देखा और अनिकेत ने अपनी मजबूत बाहों में नैना को थामते हुए इस खौफनाक खेल का एक खूबसूरत और हमेशा के लिए अमर अंत कर दिया। एपिसोड 17, नया सवेरा और अमर प्रेम। पूर्णिमा की उस खौफनाक और साजिशों से भरी रात के बाद प्रतापगढ़ में एक नए और सुनहरे सवेरे की शुरुआत हुई थी। पुश्तैनी किले से देश निकाले का फरमान मिलने के बाद विक्रम और दमयंती रातों रात हमेशा के लिए प्रतापगढ़ छोड़कर जा चुके थे। उनके जाने के बाद उस विशाल हवेली से जैसे दशकों पुराना कोई भारी बोझ और जहर हमेशा के लिए छंट गया हो। हर कोने में अब एक शांत सुकून और हवा में एक नई ताजगी महसूस हो रही थी। प्रताप भवन के मुख्य स्टडी रूम की बड़ी बड़ी खिड़कियां खुली हुई हैं। बाहर बगीचे में खिले फूलों पर सुबह की ओस चमक रही है। अनिकेत प्रताप सिंह अपनी काली लेदर की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो बर्फ जैसी ठंडक और सुलगता हुआ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक हल्का सा सुकून और ठहराव है। उसकी नजरें टेबल पर रखी फाइल्स पर कम और खिड़की से बाहर की तरफ ज्यादा टिकी हैं। तभी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। नैना अंदर कदम रखती है। उसने आज लाल बॉर्डर वाली एक बेहद खूबसूरत और सिंपल सफ़ेद साड़ी पहन रखी है। उसके हाथों में चांदी का एक ट्रे है जिस पर भाप छोड़ता हुआ अदरक की चाय का कप रखा है। नैना की चाल में वही पुरानी बेखौफ अदा और चेहरे पर जीत की चमक है। नैना आकर अनिकेत की टेबल के ठीक सामने रुकती है और कप को धीरे से टेबल पर रख देती है। वो अपनी कोहनी टेबल पर टिकाकर अनिकेत की आंखों में देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, लो मिस्टर प्रताप सिंह, आपके कहे मुताबिक आज सुबह ठीक वक्त पर आपकी खिड़की से चाय का कप हाजिर है। अब तो कोई शिकायत नहीं है। अनिकेत अपनी कुर्सी से धीरे से उठता है। उसका लंबा कद और उसकी मजबूत शख्सियत आज किसी आक्रामक शिकारी की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की लग रही थी जिसने अपनी दुनिया पाली हो। अनिकेत आगे बढ़ता है और नैना के बिल्कुल करीब आकर रुक जाता है। दोनों के बीच की दूरियां अब पूरी तरह मिट चुकी थीं। अनिकेत अपनी भारी और गहरी आवाज में बहुत ही नर्म स्वर में कहता है, शिकायत तो अब तुमसे कोई बची ही नहीं नैना, सिवाय इसके कि तुमने मेरी इस लोहे जैसी जिंदगी में आकर मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया।
नैना ने अपनी पलकें थोड़ी झुकाईं, फिर मुस्कुराकर अनिकेत के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, बदला नहीं है अनिकेत, आपको पूरा किया है। जो इंसान पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, उसे प्यार करना सिखाया है। अनिकेत ने बिना एक पल गंवाए अपनी मजबूत और फौलादी बाहों से नैना को अपनी छाती से कसकर लगा लिया। खिड़की से आती हुई सूरज की सुनहरी किरणें उन दोनों के चेहरे पर पड़ीं, और बाहर खड़े होकर चंदू पंडित और बबली ने जब इस खूबसूरत मिलन को देखा, तो चंदू ने राहत की सांस लेते हुए अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाई, आखिरकार इस खतरनाक लव स्टोरी का सबसे बेहतरीन और परमानेंट द एंड हैप्पी एंडिंग आ ही गया। अनिकेत ने नैना को अपनी बाहों में समेटे हुए खिड़की से बाहर उस विशाल प्रतापगढ़ की तरफ देखा, जो अब और ज्यादा रोशन और महफूज लग रहा था। हवा में एक नई धुन गूंजने लगी, और उनके इस अमर प्रेम के साथ प्रताप भवन की दीवारों पर हमेशा के लिए अनिकेत और नैना का नाम अमर हो गया। एपिसोड 18, खुशियों की छांव और नया अध्याय। प्रतापगढ़ की पुरानी हवेली अब एक नए दौर की गवाह बन चुकी थी। जहां कभी साजिशों, डर और सन्नाटे का पहरा रहता था, आज वहां चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल था। महलों की दीवारों को फूलों और रोशनियों से सजाया गया था। हवा में ढोल नगाड़ों की थाप और पारंपरिक लोकगीतों की गूंज बिखर रही थी। प्रतापगढ़ के इतिहास में आज का दिन सबसे बड़ा और सबसे खास दिन था, क्योंकि आज अनिकेत प्रताप सिंह और नैना राठौर की शादी का दिन था। हवेली के बड़े शाही हॉल में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और गणमान्य लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए मौजूद थे। चंदू पंडित पिछले 3 दिनों से सोए बिना एक हाथ में मेहमानों की लिस्ट और दूसरे हाथ में माला संभाले पूरे प्रबंध में जुटे हुए थे। बबली नैना के कमरे में उसकी ड्रेस और ज्वेलरी ठीक कराने में व्यस्त थी, और हर थोड़ी देर बाद खुशी से उछल पड़ती थी। स्टडी रूम के ठीक बाहर बालकनी में अनिकेत खड़ा था। उसने शाही लाल और सुनहरे रंग की पारंपरिक शेरवानी पहन रखी थी, जो उसके लंबे कद और रौबदार व्यक्तित्व पर पूरी तरह जंच रही थी। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी कठोरता नहीं, बल्कि एक अजब सा सुकून और चमक थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। चंदू पंडित हौंफते हुए अंदर आया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बारात बस नीचे मंडप की तरफ बढ़ने वाली है, और दुल्हन साहिबा भी बिल्कुल तैयार हैं। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली, अपनी शेरवानी के बटन ठीक किए और बहुत ही शांत और भारी आवाज में कहा, चलो चंदू। दृश्य बदलकर मुख्य मंडप की तरफ पहुंचता है। फूलों से सजे भव्य मंडप में पवित्र अग्नि की लपटें उठ रही हैं। पंडित जी वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अनिकेत आकर मंडप में बैठ जाता है। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हैं। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे खुलते हैं। नैना जब सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, तो सबकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं। उसने लाल रंग का बेहद खूबसूरत और भारी शाही जोड़ा पहन रखा था। माथे पर पारंपरिक बोरला और नथ, और गले में हीरों का हार उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसके चेहरे पर किसी रानी का सा गर्व और आंखों में सिर्फ अनिकेत के लिए बेइंतहा प्यार चमक रहा था। नैना धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंडप तक पहुंचती है और अनिकेत के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। अनिकेत अपनी जगह से उठता है। उसकी निगाहें नैना से हट नहीं रही थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और नैना ने बिना किसी झिझक के अपना कोमल हाथ अनिकेत की मजबूत हथेली में थाम दिया। मंडप में बैठने के बाद पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की। 7 फेरों का वक्त आया। जब अनिकेत और नैना ने अग्नि को साक्षी मानकर एक एक फेरा लिया, तो हर फेरे के साथ उनके रिश्ते की जड़ें और ज्यादा मजबूत होती गईं। आखिरी फेरे के बाद जब अनिकेत ने आगे बढ़कर नैना की मांग में सिंदूर भरा, तो हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चंदू पंडित अपनी आंखें पोंछते हुए बबली से बोला, बबली बेटा, आज तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी पर कभी किसी की नजर न लगे। बबली मुस्कुराते हुए बोली, अरे चंदू भाई, अब जब अनिकेत सर खुद पहरेदार हैं, तो इस प्रेम कहानी पर आंच कौन ला सकता है। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद
जब अनिकेत और नैना ने मिलकर प्रतापगढ़ की जनता और मेहमानों का अभिवादन किया तो पूरा प्रताप भवन गूंज उठा। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के सबसे खास और सजाए गए कमरे में नैना पलंग पर बैठी थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। अनिकेत धीरे से अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी शेरवानी का गला ढीला किया और नैना के करीब आकर उसके सामने बैठ गया। अनिकेत ने नैना का हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और बहुत ही गहरे और प्यार भरे स्वर में कहा, जानती हो नैना, जब तुम उस दिन पहली बार खिड़की से कूदकर मेरे स्टडी रूम में आई थी तो मैंने सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आफत हो। पर मुझे क्या पता था कि वही आफत मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। नैना ने मुस्कुराकर अपना सिर अनिकेत के कंधे पर रख दिया और हल्के से फुसफुसाया, मैं तो पहले ही दिन कह चुकी थी अनिकेत, आप लाख पत्थर बनने की कोशिश करें पर मेरी मोहब्बत आपको पिघलाकर ही मानेगी। खिड़की से चांद की चांदनी उन दोनों पर पड़ रही थी। बाहर प्रतापगढ़ की धरती पर एक शांति और सुकून का पहरा था और अंदर इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी इस प्रेम कहानी का ये सबसे खूबसूरत और हमेशा के लिए रोशन अध्याय शुरू हो चुका था। एपिसोड 19, नया सवेरा और हमेशा का वादा। शादी की उस भव्य और खूबसूरत रात के बाद प्रतापगढ़ की सुबह किसी नए युग की तरह उतरी थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब प्रताप भवन की ऐतिहासिक दीवारों और खिड़कियों से टकराईं तो हर तरफ एक अलग ही चमक और रौनक दिखाई दे रही थी। हवेली के बड़े प्रांगण में माली फूलों की क्यारियों को सजा रहा था और कर्मचारियों के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि अब डर और साजिशों का साया हमेशा के लिए छंट चुका था। मुख्य स्टडी रूम में, जहां कभी सिर्फ फाइलों के ढेर, गुस्से की गूंज और खौफनाक सन्नाटा हुआ करता था, आज वहां एक अलग ही गर्माहट और शांति थी। अनिकेत प्रताप सिंह अपनी काली लेदर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने पारंपरिक कुर्ता पहन रखा था और उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसकी निगाहें टेबल पर रखी फाइल्स पर थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी कठोरता गायब थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा हल्के से खुलता है। नैना अंदर कदम रखती है। उसने नीले रंग की एक बेहद खूबसूरत और हल्की साड़ी पहन रखी है, खुले बाल कंधों पर बिखर रहे हैं और उसके चेहरे पर किसी सुबह की ताज़ा हवा जैसी ताजगी है। वो सीधे अनिकेत की टेबल के पास आती है और बिना किसी झिझक के सीधे अनिकेत की गोद में बैठ जाती है, अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेट लेती है। अनिकेत चौंककर एक पल के लिए रुकता है, फिर उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर जाती है। वो अपने हाथ का मग टेबल पर रखता है और अपनी मजबूत बाहों से नैना की कमर को कसकर थाम लेता है। अनिकेत अपनी भारी और धीमी आवाज में प्यार से पूछता है, सुबह सुबह ऑफिस के इस गंभीर कमरे में महारानी साहिबा का ये कौन सा नया प्रोटोकॉल है? नैना अपनी उंगलियों से अनिकेत के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहती है, प्रोटोकॉल भूल जाए मिस्टर प्रताप सिंह। अब से इस हवेली में सिर्फ 2 ही नियम चलेंगे। पहला ये कि अनिकेत प्रताप सिंह बिना मुस्कुराए दिन की शुरुआत नहीं करेंगे, और दूसरा ये कि हर सुबह उनकी चाय की पहली चुस्की सिर्फ मेरी लाई हुई होगी। अनिकेत अपनी ठंडी और गहरी हंसी हंसता है, जो उसने शायद ही कभी किसी के सामने हंसी हो। वो नैना के माथे पर अपना प्यार भरा होंठ टिकाता है और बहुत ही गंभीर और पक्के स्वर में कहता है, मंजूर है नैना, तुम्हारी ये दोनों शर्तें आज से इस प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा कानून बन चुकी हैं। उसी वक्त स्टडी रूम के बाहर दरवाजे की ओर से चंदू पंडित और बबली ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे होते हैं। चंदू अपनी आंखें पोंछते हुए राहत की सांस लेता है और बबली से फुसफुसा कर कहता है, भगवान का शुक्र है बबली बेटा, वरना मुझे तो लगता था कि हमारी पूरी उम्र इन मालिक की डांट खाते खाते ही निकल जाएगी। आज जाकर चैन की सांस आई है। बबली मुस्कुराते हुए कहती है, देखा चंदू भाई, प्यार में वो ताकत होती है जो लोहे को भी पिघला दे। अब इन दोनों की इस लव स्टोरी में कोई विलेन नहीं आ सकता। स्टडी रूम के अंदर अनिकेत और नैना खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बाहर दूर तक फैला हुआ प्रतापगढ़ का हरा भरा मैदान और साफ आसमान उन दोनों के सामने पसरा हुआ था। अनिकेत ने नैना का हाथ अपने हाथों में कसकर थाम लिया, उंगलियों में उंगलियां फंसा लीं। नैना ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर अनिकेत के मजबूत कंधे पर टिका दिया।
हवा का एक हल्का झोंका आया और दोनों के बालों को छूकर निकल गया। इस तरह साजिशों, आंधियों और नफरत के सफर को पार करके अनिकेत और नैना का यह अमर प्रेम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता था। एपिसोड 20, अमर प्रेम की आखिरी मुहर, समापन। प्रतापगढ़ के आसमान पर सूरज अब अपने पूरे शबाब पर था। प्रताप भवन की विशाल और ऐतिहासिक इमारत के ऊपर लहराता हुआ शाही झंडा इस बात की गवाही दे रहा था कि इस सल्तनत पर अब एक ऐसे राजा और रानी का राज है जिन्हें किसी आंधी या तूफान का डर नहीं है। हवेली के मुख्य प्रांगण में आज एक विशेष भोज का आयोजन किया गया था। प्रतापगढ़ के सभी सम्मानित नागरिक, किसान, कारीगर और दूर दूर से आए मेहमान एक साथ लंबी कतारों में बैठकर भोजन कर रहे थे। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि प्रताप भवन के दरवाजे सिर्फ खास मेहमानों के लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के लिए खुले थे। इस बदलाव के पीछे और किसी का नहीं, बल्कि नैना की वह सोच थी जो मानती थी कि राजपाट सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिलों को जीतने से चलता है। प्रांगण के ऊंचे चबूतरे पर अनिकेत और नैना एक साथ शाही सिंहासन पर बैठे थे। अनिकेत ने पारंपरिक सफेद शेरवानी और नैना ने मखमली लाल साड़ी पहन रखी थी। उनके चेहरे पर जो संतोष और गर्व था, वो किसी भी मुकुट से ज्यादा कीमती था। चंदू पंडित हाथ में चांदी की मिठाई की ट्रे लिए एक एक मेहमान को परोस रहा था और उसके चेहरे की खुशी देखकर लग रहा था कि मानो आज उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। बबली उसका साथ देते हुए हंसते हंसते सभी का स्वागत कर रही थी। शाम ढलने लगी थी। आसमान में सूरज डूबते वक्त नारंगी और सुनहरे रंग बिखेर रहा था। मेहमान धीरे धीरे विदा होने लगे और पूरा प्रताप भवन एक शांत और सुहावने सन्नाटे में डूबने लगा। अनिकेत और नैना टहलते हुए हवेली की सबसे ऊपरी छत पर पहुंचे। वहां से पूरा प्रतापगढ़ साफ दिखाई दे रहा था। हवा में एक हल्की सी ठंडक और फिजाओं में सुकून का पहरा था। नैना छत की मुंडेर पर हाथ रखकर दूर क्षितिज को देखने लगी। उसके बाल हवा में हल्के से उड़ रहे थे। अनिकेत धीरे से उसके पीछे आया, अपनी मजबूत बाहें नैना की कमर के चारों तरफ लपेट ली और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। अनिकेत ने बेहद धीमी, गहरी और प्यार से भरी आवाज में नैना के कान में कहा, जानती हो नैना, जब तुम उस ट्रेन से उतरकर इस प्रतापगढ़ में आई थी तो मुझे लगा था कि तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ एक तूफान बनकर आई हो, पर मुझे क्या पता था कि वही तूफान मेरी बंजर जिंदगी को हमेशा के लिए हरा भरा कर जाएगा। नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली, अनिकेत के हाथों पर अपने हाथ रखे और मुस्कुराते हुए कहा, तूफान तो बहुत आए अनिकेत, पर सच तो यह है कि उस तूफान ने ही हमें एक दूसरे की असली ताकत से मिलाया। अब ना कोई साजिश है, ना कोई डर है, सिर्फ हम हैं और हमारा यह अमर प्रेम है। अनिकेत ने नैना को अपनी बाहों में और कस लिया और उसने अपना माथा नैना के माथे से टिका दिया। आसमान में पहला तारा चमक उठा था और प्रतापगढ़ की उस ऐतिहासिक हवेली की दीवारों के बीच अनिकेत और नैना की इस प्रेम कहानी पर हमेशा हमेशा के लिए एक अमर और खूबसूरत मोहर लग गई। कहानी समाप्त। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, थम्स अप का चिन्ह करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा लगा। 2 दिल। आपका एक लाइक, एक कमेंट और आपका सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। 1 दिल।